स्टूडेंट्स, बिगिनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 7 ज्योग्राफी का, जिसका कि ये पार्ट 4 है। इससे पहले कुछ और पार्ट्स हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने आपका रोड ट्रांसपोर्ट है उसको डिस्कस कर लिया है, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस कर लिया है, पाइपलाइन को हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इनके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर कौन सी पाइपलाइंस एस्टैब्लिश्ड की गई है, नेटवर्क मतलब उसके लगाए गए हैं, रोडवेज एंड रेलवे में से कौन कंपैरेटिवली ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें अब तक देख चुके हैं। तो आज के हमारी वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको टॉपिक क्लियरली स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटर वेज, ठीक है। कौन सा है? वाटर वेज। चैप्टर का नाम आपको पता ही है। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ठीक है ना। लाइफलाइन का मतलब क्या है, नेशनल इकोनॉमी क्या है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये सभी एक तरीके से समझ सकते हो कि नेशनल इकोनॉमी के ही पार्ट है हमारी कंट्री के, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें ना हो किसी कंट्री में तो ये समझ सकते हो कि आप उसका किसी भी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन। तो ये दो चीज़ें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के ओवरऑल ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हमारा वाटर वेज, ठीक है। वाटर वेज को जिसको कि हम क्या बोलते थे, जल परिवहन भी बोल देते हैं। दैट मीन्स कि वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका कि यूज हम सालों से करते आ रहे हैं। दैट मीन्स एंशिएंट, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, पुराने समय की अगर मैं बात करूं, तब भी क्या किया जाता था, समुद्रों में यात्रा की जाती थी, और जो सीमेंस वगैरह है एक तरीके से वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते थे, सामान को लेकर जाते थे। दैट मीन्स की ट्रेड एंड कल्चर वहाँ पे उस टाइम पे भी कॉमर्स एंड कल्चर का एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड था, और तब भी क्या है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी, चाहे वो नाव के थ्रू होती हो, ठीक है ना। नाविक वगैरह जाते रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सालों से हम इसका यूज करते हुए आ रहे हैं, और ये एक तरीके से क्या करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कल्चर को भी और कॉमर्स को भी, दोनों को स्प्रेड करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने अलग अलग लोगों के नाम सुने होंगे जो इन्हीं से रिलेट करते हैं, लाइक वास्को डी गामा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या करने आए थे एक तरीके से, किस थ्रू आए, कैसे आए थे, एक तरीके से वाटरवेज के थ्रू ही आए थे इंडिया में, ठीक है। तो इनका आपको पता होगा, ओके। अब एक और बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम वाटरवेज को प्रेफर करते हैं एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ी बात क्या है, ये एक सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये क्या है, एक तरीके से चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से चीपेस्ट, बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा क्या है, ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का साधन है जिसके की थ्रू क्या कर सकते हो आप, हैवी से हैवी, बल्कि से बल्कि सामान को भी क्या कर सकते हो, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से ला और ले जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक तरीके से फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ठीक है। दैट मीन्स कि इससे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वगैरह या चीज़ों का यूज़ क्या है, बहुत कम होता है, इसमें कम फ्यूल का इसमें यूज़ होता है। दैट मीन्स एक तरीके से कह सकते हो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और खास बात है, इंडिया में ना नदी तंत्र बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कि नदियां इंडिया में बहुत ज्यादा, आपको पता ही है। तो दैट मीन्स इंडिया में क्या है, इनलैंड नेविगेशन वाटरवे सिस्टम एक तरीके से हम देखें ना, तो ये क्या है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। दैट मीन्स कि 14,500 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है ना, पूरे इनलैंड अगर मैं वाटरवेज नेविगेशन की बात करूँ तो। बट इसमें से अगर हम देखें तो जो सिर्फ यूज होने वाली बात करें ना, जिसमें कि जो मशीन से जो नाव चलती है वो सारी चीजें चलाई जाती है, दैट मीन्स मैकेनाइज्ड वेसल, दैट मीन्स नेविगेबल क्या है, सिर्फ इसमें से 5,685 किलोमीटर को ही हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है ना, एज अ मैकेनाइज्ड वेसल, ठीक है ना। दैट मीन्स मशीनों से चलने वाली नाव का यूज इतने से हिस्से में किया जाता है, बाकी भी यूज़ की जाती है, बट वहाँ पर क्या है, इस तरीके की जो नाव है बड़े बड़ी वो यूज़ नहीं की जाती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी क्या है, कुछ प्लेस क्या नाम है, जो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। तो देखिए उसका एक फ्लो चार्ट मैं अब आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ नेशनल वाटरवेज है जिनको हमारी गवर्नमेंट ने क्या है, नेशनल वाटरवेज डिस्कस किया है, डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। पहले 3 थे, अब और बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। देखो इनके नाम थोड़े से आपको लग सकता है डिफिकल्ट है, बट इनको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे ना तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। समझना कैसे है, एक तो अपने दिमाग में ये सेट करना है थोड़ा सा कि ये जो रिवर है वो कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। अगर आपको रिवर का नाम पता लग रहा है और स्टेट अगर आपको क्लियर है तो आपको इनको समझने में कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्या है, एक तरीके से नेशनल वाटरवेज कौन सा है, नंबर 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपका गंगा नदी पे है, गंगा रिवर है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से लेकर हल्दिया के बीच में है, ठीक है। इलाहाबाद से हल्दिया कितना, 1620 किलोमीटर तक ये स्प्रेडेड है,
ठीक है, सबसे पहला समझ में आया, गंगा नदी जो कि मेनली आपकी यूपी से बिलोंग करती है, वैसे कई राज्यों से जाती है बट मेनली की बात कर रही हूँ मैं अभी यहाँ पे, ठीक है, जो इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक जा रहा है, ठीक है। तो कितना है ये 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे है आपका कौन सा, सादिया, कहाँ से, दुबरई तक जा रहा है, 891 किलोमीटर, नेशनल वाटरवेज नंबर 2 है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेस्ट कोस्टल कैनाल केरला का, ठीक है ना, जो केनाल रीजन है ना वहां पे है ये आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 3, जो कि आपका टोटल अगर मैं कहूँ तो 205 किलोमीटर बड़ा है, बट इसमें 3 अलग अलग पोर्शन है, जैसे कोट्टापुरम कोल्लम ये कैनाल है, इसके अलावा उद्योग मंडल, ठीक है, ये कैनाल है, और देन है आपका चंपकारा कैनाल्स, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाकर 205 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा गोदावरी और कृष्णा रिवर पे बना हुआ है आपका, इको से रिलेट करता है हमारा नेक्स्ट जो नेशनल वाटरवेज है वो, जो कि आपका कहाँ किस तक फैला हुआ है, ककिंदा, पुडुचेरी, ठीक है, जो कैनाल्स हैं वहां तक ये बेसिकली स्ट्रेच्ड आउट है, फैला हुआ है। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मणी रिवर, जिसके साथ क्या है, मटाई रिवर, जो उसका जो डेल्टा एरिया है वो, और महानदी, ठीक है ना। इसका ईस्ट कोस्ट जो कैनाल एरिया है वहां पे ये पूरे में फैला हुआ है, जिसकी की लेंथ 588 किलोमीटर लंबी है, ये आपका नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है, ठीक है। तो इनके नाम आपको सामने दिए गए, आप इनको 2-3 बार क्या है लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हो, 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हो, तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके मेनली 5 वाटरवेज है, ठीक है। इनमें से आपको अगर 5 नहीं होते ना तो 3 आपको जरूर थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप याद रखें, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ इनलैंड वाटरवेज हैं, जैसे आपका मंडावी है, जुआरी है, ठीक है ना, इसके अलावा सुंदरबंस है, बैराक है, तो ऐसी और भी कई सारे वाटरवेज हैं जिनका की यूज किया जाता है, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, सिर्फ इनलैंड का यूज नहीं करते हम वाटरवेज के मामले में कि सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर ही चीजें हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जानी होती है। इंडिया क्या करता है, ट्रेड क्या है अपने फॉरेन कंट्रीज के साथ भी करता है। फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड करने के लिए इंडिया को किसकी जरूरत पड़ती है, पोर्ट्स की। दैट मीन्स पोर्ट्स का यूज कर इंडिया क्या करता है, अराउंड अगर हम बात करें ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की अगर हम बात की जाए तो इंडिया में अगर हम देखें तो इन्हीं पोर्ट्स का यूज कर अराउंड 90% ट्रेडिंग इन्हीं पोर्ट्स से होती है, ठीक है। अगर हम इकोनॉमिकली देखें तो 60% जो इकोनॉमिकल ट्रेड है वो हमारा इन पोर्ट्स के थ्रू ही होता है, क्लियर। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, मेजर सी पोर्ट्स। तो कौन कौन से मेन सी पोर्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। उनकी मैंने प्रॉपर एक लिस्ट टाइप बना के आपको कोशिश किया समझाने की। देखिए अब अगर हम सी पोर्ट की बात करें, आपको पता है इंडिया क्या है, 3 साइड से क्या है, समुद्रों से घिरा हुआ है, ठीक है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा है तो 3 साइड क्या है आपके समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर है, ठीक है ना, अरेबिक, ठीक है, हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन एंड देन बंगाल की खाड़ी, देख रहे तीनों साइड से घिरा हुआ है। तो इस वजह से इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो बहुत बड़ी है, अराउंड 7516 किलोमीटर की क्या इंडिया की कोस्ट लाइन है, जिसमें कि इंडिया में 12 तो आपके मेजर क्या आते हैं, एक तरीके से सी पोर्ट आते हैं, और 200 नोटिफाइड या फिर माइनर कह सकते हो आप, जो इंटरमीडिएट पोर्ट्स भी कह सकते हो, वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। कितने, 12 बड़े वाले पोर्ट्स हैं और 200 माइनर सी पोर्ट्स हैं, ठीक है। अब जो ये 12 आपके जो मेजर सी पोर्ट्स हैं ना, जिनकी हम बात करें, 12 जो बड़े बड़े सी पोर्ट्स हैं, इनका यूज क्या किया जाता है, एक तरीके से इनके थ्रू अराउंड 95% जो फॉरेन ट्रेड है वो इन 12 मेजर सी पोर्ट्स के थ्रू होता है। कितना, 95% ट्रेडिंग, ठीक है, फॉरेन ट्रेड जितना भी है वो इन्हीं से होता है, किससे, मेजर सी पोर्ट्स। अब कौन कौन से हैं उनके पहले मैं आपको रेंडमली नाम बता देती हूँ। कांडला है, मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू है, मरमगांव है, न्यू मंगलूर है और कोची, ठीक है। तो ये कुछ क्या एक तरीके से मेजर सी पोर्ट्स में आपके काउंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ माइनर भी हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे, तो 1 बाय 1 पहले देख लेते हैं। कांडला की अगर हम बात करें, ये आपका कच्छ में आता है, ठीक है, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइडल पोर्ट है, कैसा पोर्ट है, टाइडल, और ये पहला ऐसा पोर्ट है जो हमारे इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद बनाया गया था। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो कराची का जो पोर्ट था ना, जिसको कि हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते थे, वो पाकिस्तान में चला गया था, जिसकी वजह से इंडिया का जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर बर्डन बढ़ गया था, ठीक है। तो उसका एक तरीके से बर्डन कम करने के लिए आपका कांडला जो है पोर्ट वो बनाया गया था, ठीक है।
क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, तो जो मुंबई पोर्ट के ऊपर जो प्रेशर था, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वहां से होता था, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला था, थोड़ी कमी मिली। इसके अलावा एक और फायदा क्या मिला कि इसके थ्रू क्या है, जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी और इंपोर्ट की जाती थी, उसमें क्या है काफी ज्यादा हेल्प कैसे मिली कि बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है ना, वो इधर की तरफ ही थी, इधर के स्टेट में। जैसे कौन कौन से स्टेट, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। इस एक तरीके से कह सकते हैं पूरी इंडस्ट्रियल बेल्ट है। तो वहां से चीजों को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया इस पोर्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा आता है मुंबई पोर्ट। ओके, पहले ही बता चुकी हूं, ये सबसे बड़ा पोर्ट है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, ठीक है, और वेल शेल्टर्ड हार्बर है। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप एक तरीके से कहते हैं ना, बड़ी बड़ी जो नाव है, ये सारी चीज़ें होती है, जो सामान है उसको आप रख सकते हो, ठीक है ना, खड़ा कर सकते हो। जो बोट्स वगैरह है, बड़ी बड़ी नाव होती है, उनको काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसको हम नवाबा सेवा भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से जो आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है ना, इसको भी क्या किया गया था, मुंबई पोर्ट का ही बर्डन कम करने के लिए क्या है, बनाया गया था, जिससे कि जो मुंबई पोर्ट है उसका जो बर्डन है वो कम किया जा सके। ठीक है, क्लियर, यस। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये भी काफी ज्यादा बड़ा पोर्ट है, और इसने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। कांडला, मुंबई और जवाहरलाल नेहरू, ये तीन पोर्ट ने मिलकर क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया। दैट मीन्स कि जो पूरा रीजन है वो किससे रिलेट करता है, सिर्फ पोर्ट्स से ही रिलेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मरमागांव पोर्ट। क्लियर, मरमागांव पोर्ट आपका आता है गोवा में। ठीक है, ये एक बहुत खास पोर्ट है। किस सेंस में, हमारे इंडिया से जो 50% जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है ना, वैसे तो आयरन ओर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट मीन्स कि जो टोटल जितना भी आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है उसमें से 50% आयरन ओर एक्सपोर्ट वो सिर्फ मरमागांव पोर्ट से होता है। ठीक है, दैट मीन्स आयरन ओर एक्सपोर्ट करने के मामले में मरमागांव पोर्ट टॉप 1 पे है। नेक्स्ट है न्यू मंगलोर पोर्ट, जो कि कर्नाटका का है। यहां से भी आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है, स्पेशली कहाँ का, जो कुंद्रमुख माइंस है ना, इसके पास में। कुंद्रमुख मैंने बताया था इसका नाम क्यों रखा गया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो मुझे हो सके तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो जो कुंद्रमुख जो पोर्ट है, सॉरी माइंस है, वहां से क्या है, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट कर वो इस न्यू मंगलोर पोर्ट के थ्रू क्या है, एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट है कोची पोर्ट। क्लियर, जो कि क्या है, एक तरीके से नेचुरल आपका ये जो अगर हम देखें एंट्रेंस पे है किसका, लगून के, और नेचुरल हार्बर है एक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्तीकोरिन, तमिलनाडु का, जो साउथ ईस्टर्न पोर्ट के एकदम साउथ ईस्टर्न पोर्शन में है आपका, और ये भी एक नेचुरल हार्बर है, और ये एक हिंटरलैंड है। दैट मीन्स इसके आसपास जो लैंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, और ये फ्लोरिशिंग ट्रेड, हैंडलिंग एंड लार्ज वेराइटी ऑफ कार्गोज। दैट मीन्स ये इतना बड़ा है, यहाँ पे चीज़ें आराम से इकट्ठी खड़ी हो सकती हैं। क्या नाम है, यहाँ पे प्लेसेस बहुत बड़ा है, खाली जगह बहुत है, तो इस वजह से ये जो एरिया है उसको बहुत ज़्यादा हम कार्गोज वगैरह को यूज़ करने के लिए, खड़ा करने के लिए, या सामान को एक्सचेंज करने के लिए, रखने के लिए यूज करते हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज के पर्पस से भी, जैसे कि श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है ना, दैट मीन्स कि जो श्रीलंका और जो मालदीव्स हैं वहां पर क्या है, एक तरीके से उनसे क्या है, जो चीजें इनके साथ क्या लाई ले जाई जाती हैं, आराम से उनको हैंडल ऑन किया जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है हमारा चेन्नई। ये काफी पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है। ठीक है ना, जो हमारे कंट्री के बहुत सारे जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स हैं उन्हीं में से एक है चेन्नई का। ठीक है, ये भी एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। और अगर हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें एंड कार्गोज की, तो उसके बाद मुंबई के बाद सेकंड नंबर पे यही आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड के मामले में। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग अगर होता है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो इसी से होता है। नेक्स्ट हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। ये क्या है, एक तरीके से विशाखापट्टनम पोर्ट की अगर हम बात करें, डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, सबसे ज़्यादा सुरक्षित पोर्ट है ये हमारा। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट क्या है हमारा, हर तरफ से एक तरीके से ज़मीन से घिरा हुआ है। ठीक है ना, लैंड कवर्ड है, और ये काफ़ी ज़्यादा गहरा है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इसकी एक और खास बात क्या है, यहाँ से भी आयरन और एक्सपोर्ट किया जाता है नियर बाय कंट्रीज में, जो जहाँ पे भी भेजना है, तो आयरन और यहाँ से क्या एक्सपोर्ट किया जाता है मेनली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कौन सा, पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। कौन सा, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है, और इसका भी यूज स्पेशली आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोलकाता पोर्ट। ठीक है, जो कि एक रिवर राइन पोर्ट है। ठीक है, इसके आसपास बहुत बड़ी बड़ी गंगा एंड ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिंटरलैंड क्रिएट होता है, और इसको ये एक टाइप का टाइडल पोर्ट है।
ठीक है ना। और एक तरीके से यहाँ पे जो जो हुगली नदी है ना, उसमें क्या है, एक तरीके से नीचे आपको पता है ना, चीज़ें एक तरीके से जमा होती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ को, इस पूरे एरिया को साफ करने के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हिंटरलैंड है, तो वहाँ से जो होता है गाद टाइप होती है, मिट्टी गारा टाइप, उसको निकाल कर हिंटरलैंड का जो एरिया वहाँ पर रख दिया जाता है, वहाँ पर एक तरीके से प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के पास में है हल्दिया पोर्ट, जो कि इसका क्या है, सब्सिडरी पोर्ट है। दैट मीन्स कि इसके बर्डन को कम करने के लिए क्या है, कोलकाता पोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए क्या हल्दिया पोर्ट बनाया गया था, जिससे कि इसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके, ठीक है। तो ये क्या थे, कुछ आपके पोर्ट्स के नेम हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोशिश रखिए कि आप इनको ज़रूर याद रखें कि कौन कौन से पोर्ट हैं जो एक तरीके से हिंटरलैंड पोर्ट हैं, कौन कौन से हैं जो नेचुरल हार्बर हैं, ठीक है, कौन सा है जो सबसे ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स में यूज़ हो रहा है, कौन सा है जहाँ से आयरन और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो कोशिश करें आप इस तरीके से जब चीज़ों को सोचेंगे तो आपके लिए ट्रेड जो पोर्ट्स हैं उनके नाम याद रखना बिल्कुल ईजी हो जाएगा, ठीक है। इनको हम मैप के थ्रू भी करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ पाएंगी। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।